हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फर्स्ट लेक्चर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हमारा जो प्लेटफॉर्म है एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस, उस पर मिनिमम प्राइस में AK2 के कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। बीटेक और BCA की क्लासेस हमारे यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर और बीटेक सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में पहले कुछ ही ब्रांचेस का जो सब्जेक्ट्स थे या कुछ ही ब्रांचेस के जो कोर्सेज थे वो प्रोवाइड कराए जाते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमने स्टार्ट कर दिया है बेटा। उसी सीरीज में आज हम जो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। ये 2-3 लेक्चर डेमो के तौर पर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। बाकी जो फुल कोर्स है बेटा आपको वो हमारे एप्लीकेशन पर ही आपको मिलेगा। एप्लीकेशन का नेम है एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के थ्रू लॉग इन कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन साथ में जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस होंगे आपको उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारे चैनल पर जो AK2 के कोर्सेज हैं उनके साथ में जो AK2 की तरफ से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं आपके लिए, वो भी टाइमली एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और एडवांस तक, जैसा मेरा तरीका है। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया, अगर आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे से पढ़े हुए होंगे, तो बेटा बेसिक से लेके चलते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी फाउंडेशन जो उसकी नींव है जितनी ज्यादा मजबूत होगी वो बिल्डिंग उतने ज्यादा लंबे टाइम तक टिकी रहेगी। सेम सब्जेक्ट का भी इसी तरीके से अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे उस सब्जेक्ट को समझना उतना ही हमारे लिए इजी हो जाएगा और वो सब्जेक्ट उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से हमारी समझ में आएगा। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर हमारे ऐसे होंगे कि उसमें से काफी सारी चीजें आपको हो सकता है कि ऑलरेडी पता हो, या ऐसा होगा कि आपको ऑलरेडी ऐसा लगे कि वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं या आपने कभी पढ़ा है उनको। ठीक है, लेकिन बेसिक क्लियर करेंगे पहले, देन क्योंकि इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा एडवांस हम जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा एडवांस हो जाता है एज कंपेयर टू फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट ईयर में जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी उसका थोड़ा सा एडवांस यहाँ पर चीजें हो जाती हैं, तो उनको समझने के लिए पहले जो बेसिक चीजें हैं वो हमें क्लियर करनी जरूरी हो जाती हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे क्या होती हैं, फिर उसके बाद ये बेसिक सी चीजें हैं। क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें इन चारों चीजों का कहीं ना कहीं यूज होगा, कहीं ना कहीं कोई रोल रहेगा। तो इसलिए ये चीजें मैंने इसी लेक्चर में कवर कर ली हैं, ताकि जब हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे मटेरियल्स का और सेमीकंडक्टर मटेरियल पे मेनली हम पहुंचेंगे, तो ये चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए। जैसे हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक सा ओवरव्यू हम यहाँ पर देखने वाले हैं इनका। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे, क्योंकि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट में, स्टार्टिंग के फर्स्ट यूनिट में तो एटलीस्ट कर ही रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में होते क्या है। देन उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, फिर उसके बाद एनर्जी बैंड्स हमारे क्या होते हैं। क्योंकि जब हम मटेरियल्स पढ़ते हैं और उनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन का एक बेस हमारा एनर्जी बैंड्स भी होता है और एक बेस हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कहीं ना कहीं बेटा ये चीजें हमारे लिए जरूरी हो जाती है, मैंडेटरी हो जाती है समझनी, अगले टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आप अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा, और वैसे तो बेसिक सा क्वेश्चन है और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जानते भी होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारी एक ब्रांच है किसकी, इंजीनियरिंग की, या हम ये कह सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस की भी ब्रांच बोल सकते हैं या इंजीनियरिंग की भी ब्रांच बोल सकते हैं, जिसमें हम जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उनकी स्टडी करते हैं। मतलब क्या है कि द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू वैक्यूम, चाहे वो वैक्यूम में हो, चाहे वो गैस में हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर में हो, वही हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन हम इस सब्जेक्ट में जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं, या अभी तक जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है उसमें जो हम स्टडी करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की, वो किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की स्टडी किस में करते हुए आ रहे हैं अभी तक, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में या सेमीकंडक्टर्स में। सेम इस सब्जेक्ट में भी हम इसी को लेके चलेंगे कि सेमीकंडक्टर में जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी हम स्टडी कर रहे होंगे और वही एक्चुअल में हमारी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाती है। क्लियर, बात समझ में आ गई। यहाँ पर बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक्स एसेंशियली डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड देयर यूटिलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में किस तरीके से मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का एक तरीके से यूज हो रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हम किस तरीके से अपने यूज कर रहे हैं और उनका यूटिलाइजेशन एक्चुअल में हम कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारा यहाँ पर हम देखने वाले हैं। मेनली सब्जेक्ट में यहीं पर हम फोकस करने वाले हैं कि कौन कौन सी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं और किस तरीके से हम उनको यूटिलाइज करते हैं। जैसे आगे चल के आप
जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डायोड, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे। आपने ट्रांजिस्टर्स पढ़े हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस हम यहाँ पर चीजों को लेके चल रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, ये तो बेसिक सा हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है हमारी। नेक्स्ट आगे मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो वो डिवाइस हो जाती हैं, इक्विपमेंट्स हो जाते हैं जो हम ऑपरेट करते हैं, क्या जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उनको कंट्रोल करके, उनको अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल करके जो डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं या जो इक्विपमेंट्स हम ऑपरेट कर रहे हैं वही हमारे क्या कहला रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहला रही हैं। मतलब डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस या इक्विपमेंट हैं जिनको हम ऑपरेट कर रहे हैं, बट कंट्रोल कहां से कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, तो वही हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। जैसे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज अ डिवाइस और इक्विपमेंट दैट ऑपरेट बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इन अ सर्किट, या कुछ अदर हमारे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को हम यूज करके या फ्लो ऑफ कंट्रोल को, मतलब जो है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनको कंट्रोल करके अगर हम किसी डिवाइस या इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो हमारी डिवाइस या इक्विपमेंट क्या कहलाएगा, वो हमारे डिवाइस और इक्विपमेंट हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, बेसिक से क्लियर चीज हो गई। यहां पर फिर क्या कह रहा है, सिग्नल प्रोसेसर्स एंड अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, यही कि सिग्नल प्रोसेसर या हमारे अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आगे, These devices are the basic part of larger electronic system। ये जो छोटी छोटी डिवाइसेस जिनमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं या उनको ऑपरेट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराकर, तो जो डिवाइसेस हम बना रहे हैं वो चाहे वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो चाहे वो सिग्नल प्रोसेसर्स हो हमारे, उनका हम यूज करके एक लार्ज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम डिजाइन कर सकते हैं वहां पर, या ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं ये हमारा बेसिक पार्ट होता है किसका, जो बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं उनके लिए, एंड आर यूज्ड इन मैनी एवरीडे आइटम्स। और हम जो डेली रूटीन में या डेली एवरीडे हम यूज करते हैं अपने घर पर, उनमें काफी सारी चीजों में हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होती हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, कुछ एग्जांपल्स आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मेकिंग आवर्स डेली लाइफ्स इजियर एंड मोर कन्वीनियंट, मतलब वही कि जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को यूज करके जो हमारे लार्ज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनते हैं उनमें से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम डेली लाइफ में अपने यूज कर रहे होते हैं और उनको यूज करके हम अपनी लाइफ को इजियर और कन्वीनियंट बनाते हैं बेटा। तो जैसे अगर मैं बोलूं आपको सीधा सा एग्जांपल, ये बोर्ड आप देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड है, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे आपके घर में एलईडी टीवी अगर होगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। अगर मैं बात करूं ये माइक जो मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। कैमरा जो एक्चुअल में मैं यूज कर रहा हूँ वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। घर पे इक्विपमेंट जो यूज होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे रेफ्रिजरेटर हमारा हो गया वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और अदर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं जैसे वॉशिंग मशीन अगर हम घर पे यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डिजाइन किया हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इस तरीके से कह सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा जो घर में आप यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बने हुए लार्ज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं, हम इसके बाद बात करते हैं जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल बेसिक से कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा क्या होता है, देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम यहाँ पर होल्ड डाउन कर रहे हैं, अगले 2 लेक्चर के बाद फिर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी सिलेबस में चीजें दी हुई होंगी। स्टार्टिंग जो फर्स्ट यूनिट है ना उसमें हिस्ट्री की बात हो रही है सेमीकंडक्टर की मेनली यहाँ पर, तो वही चीज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो बेटा आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए कि सेकंड ईयर में जो आप इस टाइम पर जो सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, बाकी आने वाले टाइम में हो सकता है कि सिलेबस चेंज हो कभी, तो हो सकता है सब्जेक्ट का नेम आपका चेंज हो जाए, हो सकता है कि आपका जो भी सब्जेक्ट्स इस सेमेस्टर में चल रहे हैं वो इनमें से कोई एक इधर उधर हो जाए, बाकी कोई और सा यहाँ पर आ जाए, और हो सकता है ये किसी और सेमेस्टर में चला जाए, तो वो हो सकता है। लेकिन अभी जो करंट में चल रहे हैं डिजिटल सिस्टम डिजाइन 3 कोर सब्जेक्ट हैं आपके, बाकी तो आपके कोर नहीं है लेकिन उनमें से भी पढ़ना जरूरी है, उनको भी क्लियर करना जरूरी है। 3 कोर सब्जेक्ट चल रहे हैं, डीएसडी डिजिटल सिस्टम डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा यहाँ पर, और बेसिक से लेके चल रहे हैं, स्टार्टिंग हमने कर दी है तीनों सब्जेक्ट की। और इसमें क्या है हमारा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, देखो एनएस जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल टच होता है उसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट थोड़ा सा घबराते हैं, हालांकि उस सब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये प्योर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है। डीएसडी जो है वो प्योर डिजिटल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्चुअल में हम यहाँ पर ज्यादा डिटेल में केमिस्ट्री में हम नहीं जाने वाले, लेकिन एक जो हमारा एटम होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है वो चीज हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हमें पता लग सके कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा एक्चुअल में क्या होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसी ऑर्बिट में रोटेट कर रहे होते हैं वो ऑर्बिट एक्चुअल में हमारा क्या होता है, ये चीज समझने के लिए थोड़ा सा बस बेसिक यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। कोई भी अगर एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स का जो एटम एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस होल्ड्स अप इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स। मतलब एक्चुअल में होता क्या है, आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे होंगे, या मैं एक डायग्राम यहाँ पर भी बना दूं, या आप एक एग्जांपल के तौर पे काम कीजिएगा। आपके पास कोई रोप हो, छोटी सी रस्सी हो कोई, उसमें एक साइड एक स्टोन, छोटा सा पत्थर बांध लीजिएगा, ठीक है, और बांध के आप उसको ऐसे घुमाइएगा। तो आप देख रहे होंगे वहां पर कि आप उसको घुमाएंगे ना, तो वो जो स्टोन, जो पत्थर आपका रोटेट कर रहा होगा, वो कहीं ना कहीं एक सर्किल की फॉर्म ले रहा होगा, या जो उसका पाथ होगा, जिस पाथ में वो रोटेट कर रहा होगा, वो एक्चुअल में कौन सा पाथ, जो पाथ होगा वो एक्चुअल में सर्किल की फॉर्म ले रहा होगा एक वहां पर, ठीक है। और वो जो रोप है, आप जब उसको रोटेट करते रहेंगे, ऐसे रोटेट करते रहेंगे, तो वो जो स्टोन आपके रोप से बंधा हुआ है, जो रस्सी से बंधा हुआ है, वो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता रहेगा, ठीक है। तो जो वो पाथ को फॉलो कर रहा है, जो सर्किल की फॉर्म एक्चुअल में ले रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, एक ऑर्बिट कहलाता है। चाहे वो अब उसी ऑर्बिट को हम अलग अलग टर्म्स में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जहां यूज कर रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली वहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पर सैटेलाइट की बात करें, तो सैटेलाइट भी हमारे अर्थ के चारों तरफ एक रोटेट होती है एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ पर, तो वो पाथ जो उनका कहलाता है वो ऑर्बिट कहलाता है। अगर मैं बात करूं, आपका जो प्लैनेट्स आपके होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए रोटेट कर रहे हैं, तो वो उनका ऑर्बिट हो गया। सेम हमारा कोई भी एटम है, उसमें हमारा एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, और उन ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पर्टिकुलर फोर्स से बंधे होते हैं, वो उस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए रोटेट करते हैं, अगर एक्सेस एनर्जी हम उनको ना दें तो। मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में भी समझाऊंगा। जैसे मैंने रोप वाला एग्जाम्पल आपको दिया, जैसे हम रोटेट कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर एक पाथ को जो है फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वो उस रोप के थ्रू बंधा हुआ है, उस रोप के थ्रू बंधा हुआ है, वो जाएगा नहीं जब तक उस रोप को या तो तोड़ा ना जाए या उसको खोला ना जाए स्टोन को। लेकिन जब हम रोटेट, जैसे हम रोटेट करते करते एक स्पीड पे आके अगर छोड़ दें उस रोप को, तो स्टोन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके, मतलब वहां से क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा, मतलब वहां से उस जो पाथ था, जो ऑर्बिट था, वहां से एस्केप कर जाएगा, वहां से निकल जाएगा और कहीं बाहर मतलब जाके गिर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से फ्री हो जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम समझें तो क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा क्लियर होगा इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में। देखो यहाँ पर क्या है, ये आप सर्किल जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक सर्किल है हमारा, उसके बीच में एक ये है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आप देख रहे हैं। मैंने आपको बताया होगा शायद इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपने ध्यान दिया होगा तो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हम पढ़ रहे होंगे बार बार इलेक्ट्रॉन एंड होल। क्या क्या हम पढ़ रहे होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक तो हम पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, और एक हम पढ़ रहे होंगे होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम ई से डिनोट कर देंगे और होल्स को हम एस से डिनोट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है तो ई नेगेटिव हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है तो ई नेगेटिव हम यहाँ पर लिख देते हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, किस पर, होल्स पर। ये चीज आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की जगह पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आपने पढ़े होंगे। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, दोनों पे सेम चार्ज होता है। लेकिन ये भी आपको पता होगा कितना चार्ज होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हालांकि मैंने नेटवर्क के लेक्चर में आपको बताया है, ठीक है। अब होता क्या है, ये हमारा एक कोई एटम है जिसका ये सेंटर हो गया, न्यूक्लियस हो गया यहाँ पर, और ये क्या है, इसका ऑर्बिट, एक ऑर्बिट दिखा रखा है, और भी यहाँ पर ऑर्बिट्स हमारे होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट है हमारा, जो न्यूक्लियस है हमारा, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे, और इस पर चार्ज कैसा होता है, या कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, जो एक ऑर्बिट है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता हुआ वहां पर रोटेट करेगा, ये क्या होता है हमारा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर ऑर्बिट को ही क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि इस पे दोनों साइड क्या लगते हैं, फोर्स लगते हैं, दोनों साइड क्या लगते हैं,
फोर्स लगते हैं। कौन कौन से फोर्स, जैसे मैंने रोप वाला आपको एग्जांपल बताया, तो स्टोन बंधा हुआ है ना, तो जब हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो उस पर भी दो फोर्स लगते हैं। एक तो जिस रोप के थ्रू वो बंधा हुआ है उस रोप की तरफ, रोप की वजह से उसको अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है, और जब हम रोटेट कर रहे हैं तो उस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है। तो वो दोनों फोर्स एक्चुअल में होते हैं कौन से, बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 11th 12th में भी, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम उसको बोलते हैं जब हम रोटेट कर रहे हैं, या जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो उसमें बाहर जाने के लिए, एस्केप करने के लिए बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है, उसमें रोप में लग रहा है, रोप के थ्रू लग रहा है, रोप से बंधा हुआ है। यहां पर क्या लग रहा है, इस जो पॉजिटिवली चार्ज हमारा न्यूक्लियस है इसकी वजह से फोर्स लग रहा है। क्या फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, इसको हम यहां पर बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यहां पर हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको। तो हमारा एटॉम, जो हमारा एक एटॉम, किसी भी एटम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा होता है कुछ इस तरीके का होता है। उसके सेंटर में, न्यूक्लियस में हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पर नेगेटिवली चार्ज होता है, जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा होता है, जिसे हम ऑर्बिट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। अब जो आउटर मोस्ट जितने भी हमारे एटम्स होंगे, कोई भी हमारा है अगर, तो उसमें क्या होगा कि कोई ना कोई, जैसे मान लो यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एक ऑर्बिट हो गया, दूसरा ऑर्बिट हो गया, तीसरा ऑर्बिट हो गया। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, मतलब एक ऑर्बिट, कोई ना कोई ऑर्बिट ऐसा होगा जो आउटर मोस्ट होगा, जो सबसे बाहर होगा। उसके बाद कोई ऑर्बिट नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद अगर है कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से एस्केप कर रहा है तो वो सीधा ऑर्बिट में नहीं जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो इसलिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे, वो क्या कर रहे होंगे, जो रोटेट कर रहे होंगे, जो मूव कर रहे होंगे यहां पर, वो हमारे इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी मैं इस चीज को आगे डिस्कस करने वाला हूं, आगे अगली पीपीटी में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को यहां पर समझ लेते हैं, चीजें क्लियर होगी। यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है हमारा, यहाँ पर एटम किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको लिखना अगर पड़े, वैसे तो लिखना नहीं है, नॉलेज के लिए चल रहा है, क्योंकि ये चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली, लेकिन आने वाले टॉपिक्स के लिए जरूरी है जानना। अब प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी कि जो प्रोटॉन है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। वाइल द न्यूट्रॉन हैज द सेम मास एज द प्रोटॉन, जबकि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उस पर सेम मास होता है जितना हमारे प्रोटॉन पर होता है, बट हैज नो चार्ज, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस में मैंने बताया ना अभी, यहाँ पर जो न्यूक्लियस हमारा होता है किसी भी एटम का, उसमें हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। जो कि प्रोटॉन हमारे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो चार्जलेस होते हैं, यानी उन पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जो मास होता है दोनों का सेम होता है, ठीक है। Therefore, nucleus of an atom is positively charged, तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है हमारा किसी भी एटम का, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। जैसे अब मैं बोलूं, यहाँ पर दो टर्म्स हमारी आती हैं, एटॉमिक वेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब आप एटॉमिक नंबर, सॉरी, अब आप ये मत समझने लग जाना कि सर आप तो केमिस्ट्री में पहुंच गए इलेक्ट्रॉनिक्स से। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स समझने के लिए थोड़ी सी केमिस्ट्री भी जाननी जरूरी है और बहुत सारी फिजिक्स जाननी जरूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो, अगर मैं बोलूं, देखो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का फाउंडेशन के तौर पे मैं आपको ये बेसिक चीजें क्लियर करा रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फाउंडेशन है वो फिजिक्स ही है और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं केमिस्ट्री भी है, ठीक है। तो ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बेसिक बेसिक चीजें जानेंगे। तो एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है हमारा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो हमारा जो एटम है उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है, ठीक है। फॉर्मूला एक तरह से कह सकते हैं। एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है। यानी कि अगर एटॉमिक नंबर अगर पूछा जाए तो किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे कह लो, या जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। और वेट की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आगे मैं बात करूं, एन इलेक्ट्रॉन्स इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैविंग नेग्लिजिबल मास। जस्ट मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर जस्ट बताया, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वही, और जो प्रोटॉन है उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। आगे चल के सब्जेक्ट में मैं प्रोटॉन नहीं बोलने वाला कहीं भी, वहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं होल्स, जो पॉजिटिवली चार्ज हमारे होते हैं, वो बताऊंगा मैं जब पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होल्स होते क्या हैं। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल बट अपोजिट टू डेथ ऑन ए प्रोटॉन, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो हमारा चार्ज होता है किस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर और प्रोटॉन्स पर, वो सेम होता है, लेकिन जो चार्ज वो है
दोनों का जो बट अपोजिट चार्ज होता है, मतलब एक पॉजिटिव होता है तो एक हमारा नेगेटिव होता है। जस्ट मैंने बताया था अभी आपको कि इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, वहीं प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, कमेंट करके जरूर बताइएगा, बल्कि काफी सारे स्टूडेंट ने कमेंट कर भी दिया होगा कितना होता है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव हो जाता है ये और प्रोटॉन पर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इन एन एटम अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जस्ट अभी मैंने बताया ना यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर इसलिए बोल देते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या लीजिएगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या लीजिएगा, उनके इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक ऑर्डिनरी कंडीशन अगर हम देखें तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं द इलेक्ट्रॉन्स इन एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अच्छा, ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हमारा आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टर्म्स जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी बैंड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आगे जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो हम एक तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि किसी भी मटेरियल को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें कि ये मटेरियल हमारा इस कैटेगरी में जाएगा और ये मटेरियल इस कैटेगरी में जाएगा, तो उसको क्लासिफाई करने का एक तरीका कहीं ना कहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में हमारे क्या होते हैं, तो जस्ट अभी मैंने बताया कि कोई भी एक हमारा अगर एटम है, उसका कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें यहाँ पर, तो ये हमारा उसका न्यूक्लियस हो गया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये इसका ऑर्बिट हो गया, ये एक ऑर्बिट हो गया, इसका एक और ऑर्बिट हो गया। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे इसमें क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे इस ऑर्बिट में। ऑर्बिट मतलब समझ गए ना, पाथ जिसको फॉलो कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इससे अगला जो ऑर्बिट होगा उसमें सपोज करो कुछ और हमारे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मूव कर रहे होंगे, लेकिन इससे बाहर वाला जो ऑर्बिट होगा यहाँ पर भी हमारे हो सकता है कि कुछ और इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। और इसके बाद इसका कोई ऑर्बिट नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगर और एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हमने दी, एक्सेस एनर्जी, तो वो कहीं ना कहीं इसको एस्केप कर जाएंगे और यहां से बाहर निकल जाएंगे और वो फ्री हो जाएंगे। तो अभी तक यहां तक जो बाहर वाला ऑर्बिट जो इसको फॉलो कर रहे हैं, यहां तक ये कहीं ना कहीं इस न्यूक्लियस के थ्रू एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर लग रहा है इस एटम में बंधे हुए हैं। जैसे ही यहां से बाहर जाएंगे, ये एनर्जी हम इनकी और ज्यादा बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ये एस्केप करेंगे, तो दैट मींस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था वो खत्म हो जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये एस्केप कर जाएंगे और हमारा फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, बंधे हुए नहीं रहेंगे एक तरीके से। तो जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होता है, जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है किसी भी एटम का, उस ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहलाएंगे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आगे जब हम पढ़ रहे होंगे अपने मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करने के बाद, जब हम मटेरियल्स पढ़ रहे होंगे, उनके हम स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, तो वहां पर हम जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड हम देख रहे होंगे, तो जो बॉन्ड बनते हैं, जैसे एक एटम हो गया, दूसरा एटम हो गया, वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट मींस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही हमारे क्या बनाते हैं, वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और उन्हीं को हम कंसीडर करते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की अगर मैं बात करूं, मेनली सेमीकंडक्टर मटेरियल के तौर पर सबसे ज्यादा हम इन्हीं को यूज करते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उनका, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मींस उनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आप देखेंगे उनके स्ट्रक्चर जब मैं आगे बना रहा हूँ, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही वहां पर कंसीडर कर रहा हूँ और वहां पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या 4 उनके इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन्स ही वहां पर मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये आज का लेक्चर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके कभी वाइवे के लिए। हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके वाइवे में कुछ क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन यहां से निकल के आ रही हैं चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट, और हो सकता है किसी इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिए जाए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा किसी भी एटम का, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी भी ऑर्बिट का मतलब ये नहीं कि इस वाले में नहीं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात हो रही है किसी भी एटम की, जो सबसे बाहरी ऑर्बिट है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। कम कितने भी हो, लेकिन ज्यादा 8 से ज्यादा नहीं होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल।
जो हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पर हम एक तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, मैंने बताया। या दूसरी चीज, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एटम की हमारे या किसी भी मटेरियल की, वो कहीं ना कहीं इन पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह लीजिएगा या जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब मैं आगे बोलूंगा तो आपको समझ जाना एकदम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं सर, तो इसका मतलब जो बाहर सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, किसी भी एटम में कहूं सिलिकॉन में मतलब टोटल कितने उसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या उसमें, ठीक है। मैं आप वाउ पर नहीं जा रहा हूं, यहां पर मैं किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जो बेसिक आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी जस्ट मैं बता रहा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बार बार मैंने बोला 2-3 बार, और इन फ्यूचर आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वहां पर भी मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ, तो इसलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले सभी लेक्चर्स के लिए। मैंने कहा कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो कहला रहे हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कब तक कहला रहे हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? तब तक जब तक वो इस ऑर्बिट को फॉलो कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इस न्यूक्लियस से बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बंधे हुए हैं, रुके हुए हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा इस मटेरियल को एक्सेस एनर्जी दी, उसके पास एक्सेस एनर्जी पहुंची किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कहीं ना कहीं यहां से बाहर निकल जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। तो जैसे ये यहां से निकल के फ्री हो गया, यहां पर निकल के चला गया बाहर, अब ये फ्री है रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ठीक है, फ्री है रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो ये जो यहां से निकल के गया, एस्केप करा इलेक्ट्रॉन, यही मेरा कहलाता है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्बिट को फॉलो नहीं कर रहा है, ये किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना कहलाकर अब क्या कहलाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। चलिए बताता हूं कैसे लिखना है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल पॉजेस डिफरेंट एनर्जीज, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट मटेरियल के, उनके पास डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। जैसे मैंने बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके पास अलग अलग एनर्जी होगी, अलग अलग एटम के हम यूज कर रहे होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे होंगे तो उनके पास अलग अलग एनर्जी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। the greater the energy of valence electron, the lesser it is bound to the nucleus। मतलब अगर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास अगर एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा उनके पास एनर्जी होगी उतना ही जो बॉन्ड है इनका, जो बाउंड है इनका, कनेक्शन है आपस में, वो लूज होगा। समझ गया मेरी बात? क्या मैंने कहा था ना, जैसे इनके पास एक्सेस एनर्जी आएगी तो ये एस्केप कर जाएंगे। मतलब जो रोप है मेरी, जो रोप की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जो रोटेट कर रहा है हमारा स्टोन, उस स्टोन के पास अगर ज्यादा एनर्जी आ गई, रोप की जो एनर्जी है यानी कि, तो उसको क्या करेगा, रोप को ब्रेक करके वो वहां से टूट के निकल जाएगा। मतलब बहुत हैवी हमने स्टोन बांध लिया और हम उसको बहुत तेजी से रोटेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी हो सकता है रोप जो है हमारी जो रस्सी है हल्की सी हो तो टूट जाए एकदम। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं उनके पास डिफरेंट एनर्जी है। अब डिफरेंट एनर्जी होने की वजह से अब एक कॉन्सेप्ट यहां पर निकल के आता है एक लाइन में कि अगर मैं क्या करूं, यहां पर बताऊं क्या, यहां पर बताऊं, यहां पर बता देता हूं। ठीक है, एनर्जी जो है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अगर वो मेरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होगी तो जो बाउंड है, जो कनेक्शन है या जो बाउंड है हमारा, जो बाउंड हो रखा है इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा? उसकी वजह से लेसर होगा। मतलब जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं लूज होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे इलेक्ट्रॉन के एस्केप करने के। समझ गए होंगे आप ये चीज जो मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेटल की, इन मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पॉसेस सो मच एनर्जी that they are very loosely attached to the nucleus। जो हमारे अब मैं क्लासिफिकेशन जब करूंगा तो वहां पर मटेरियल का क्लासिफिकेशन, तो वहां पर मैं कहीं ना कहीं बात कर रहा हूँ किस की बात कर रहा हूँ वहां पर, एक तो कंडक्टर की, इंसुलेटर की और सेमीकंडक्टर की, तीन मेनली कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। तो कंडक्टर को हम मेटल भी बोल देते हैं। तो आपने देखा होगा, एक टर्म सुनी होगी कि जो कंडक्टर हमारे होते हैं, ये जो मेटल होते हैं, उनमें करंट बहुत ईजिली फ्लो हो जाता है। थोड़ी सी एनर्जी हमने उनको दी और उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। करंट कब फ्लो होता है ये हमें पता है कि कभी भी किसी भी मटेरियल में करंट जब फ्लो होगा जब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में जल्दी मूव करने लग जाएगा। जल्दी मूव कैसे? क्योंकि जो मेटल में तो जो मेटल एक्चुअल में हमारे हैं, जो कंडक्टर्स हमारे होते हैं, जो उनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मींस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो थोड़ी सी एनर्जी हम उनको देंगे। यहाँ पर यही चीज लिख रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे मेटल में, उनके पास जो है ना मच एनर्जी होती है, अच्छी खासी एनर्जी होती है। इसकी वजह से वो क्या होते हैं, मैंने बताया ना, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना लूज कनेक्शन। तो जितनी ज्यादा एनर्जी तो उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, तो कनेक्शन हमारा लूज होता है। इसलिए थोड़ी सी एनर्जी देते ही हमारा क्या हो जाते हैं, वो एस्केप कर जाते हैं और मेटल में जल्दी ही करंट फ्लो हो जाता है।
द लूजली अटैच्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव एट रैंडम विद इन द मटेरियल एंड आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो लूजली अटैच्ड हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वहां पर ब्रेक कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं थोड़ा सा एनर्जी देते ही, तो वो कहीं ना कहीं फ्री हो जाते हैं रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए मटेरियल में, तो वो हमारे इसलिए क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अगर एक लाइन में अगर हम बोले द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म की, जो आज का लास्ट टॉपिक कह सकते हैं यहाँ पर आज के लेक्चर का, एनर्जी बैंड। जब हम मटेरियल का क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो दो बेसिस पर हम करते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो वही मैं बताना चाह रहा हूं एनर्जी बैंड एक्चुअल में क्या होता है। तो इसको अगर हम ब्रेक करें दो पार्ट में, एनर्जी और बैंड, तो बैंड एक्चुअल में क्या होते हैं, बैंड किसी का भी हो सकता है हमारा, चाहे वो फ्रीक्वेंसी बैंड हो, चाहे वो मतलब बैंड एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं कहूं कि आप बैंड को डिफाइन कीजिएगा तो आप बैंड मतलब ये नहीं कि बैंड बाजा वाला बैंड बताइएगा, नहीं। बैंड एक्चुअल में क्या किसको बोलते हैं हम यहाँ पे, एक रेंज, किसको बोलते हैं हम, रेंज को। ठीक है, रेंज ही एक्चुअल में हमारा क्या है यहाँ पर, बैंड है। मतलब जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी की रेंज अगर हम डिवाइड कर दे, जैसे मैंने क्या कहा कि 0 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक मैंने एक कैटेगरी में डाल दी है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एक कैटेगरी में, और जो मेरे अबव मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स है मेरे ग्रेटर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो है ज्यादा, उनको मैंने अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं मेरे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो लिखे हैं ना, मैंने एनर्जी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लिखते हैं यूनिट उसकी, तो इसलिए यहां पर ये कहीं ना कहीं 3 बैंड्स मैंने आपको एनर्जी बैंड यहां पर लिख के दिए हैं, तो यही कहलाते हैं हमारे एनर्जी बैंड्स। और इन्हीं के बेसिस पर हम कुछ डायग्राम डिजाइन करते हैं, जो जिसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं अपने मटेरियल्स का, उसी को बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो एनर्जी बैंड्स आप समझ गए क्या है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब बात जो होगी ना, देखो अब आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बात होगी, मैं कहीं बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी मैं इलेक्ट्रॉन्स में बोलूँ ना तो इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो भूल जाइएगा, बात जो भी होगी बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हो रही होगी अब आगे, यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं की बात हो रही होगी आगे। तो मैं जब भी इलेक्ट्रॉन्स बोलूं किसी भी मटेरियल में, तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही समझ के चलिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मटेरियल में, उनमें डिफरेंट एनर्जी होती है, उन पर डिफरेंट या उनके पास डिफरेंट एनर्जी होती है। कुछ पर बहुत कम एनर्जी होती है, कुछ के पास बहुत सारी एनर्जी होती है, कुछ के पास बहुत कम पैसे होते हैं, कुछ के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं। लेकिन होता क्या है, जब हम उनको एनर्जी देते हैं तो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं वो तो घूमने निकल जाते हैं अपना इधर उधर, जब हमने उनको थोड़े से और पैसे दिए तो वो क्या करते हैं, घूमने निकल जाते हैं। और जिनके पास थोड़े से कम पैसे हैं तो वो कहीं ना कहीं सेव करना चाहते हैं कि अपनी लाइफ को सिक्योर बना सकें इन फ्यूचर। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी एनर्जी के साथ होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे हैं कि जिनके पास थोड़ी सी कम एनर्जी है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है वो मटेरियल किस टाइप का है, तो वो अलग अलग उसी के बेसिस पर हम उनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं कि जो गैप वगैरह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर किस तरीके से मटेरियल्स को हम क्लासिफाई कर रहे होंगे। मेनली आज के लेक्चर में बस आप ये समझिएगा कि एनर्जी बैंड एक्चुअल में क्या है। तो जो रेंज है हमारी इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास जो एनर्जी है उनकी हम अलग अलग रेंज डिसाइड कर देते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक के जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इतनी एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कैटेगरी में चले गए, यानी कि वैलेंस बैंड एक्चुअल में चले गए। वैलेंस बैंड बताऊंगा क्या होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं जो हायर एनर्जी के वो कहीं ना कहीं कंडक्शन बैंड में हमने कर दिए। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो मीडियम एनर्जी के हैं, वो ना तो कंडक्शन बैंड में ना वैलेंस बैंड में, वो एनर्जी बैंड गैप में है। ठीक है, तो ये चीज मैं जो बोल रहा हूँ कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको कि एक्चुअल में अगर लिखना है तो डिफाइन किस तरीके से करना है या क्या है। In case of a single isolated atom, an electron in any orbit has definite energy. किसी भी सिंगल आइसोलेटेड एटम की अगर मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं वहां पर उनके पास किसी भी ऑर्बिट में तो उनके पास डिफरेंट एक अपनी पर्टिकुलर डेफिनेट एनर्जी होती है। When atom are brought together as in solids, an atom is influenced by the force from other atom. ठीक है,
अब उसके बाद मतलब जो अदर एटम होगा, किसी सॉलिड की अगर हम बात करें तो अदर एटम है उसकी जो एनर्जी है उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा, उससे फोर्स लगेगा वहां पर कुछ ना कुछ। हैंस एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट कैन हैव अ रेंज ऑफ एनर्जीज रेदर देन अ सिंगल एनर्जी। तो जो हमारे ऑर्बिट्स होंगे, जो ऑर्बिट हमारा होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिट में, तो उनके पास एक रेंज होगी एनर्जी की, ना कि एक सिंगल मतलब एनर्जी होगी। सेम एनर्जी होने की बजाय उन पे एक रेंज होगी, मतलब किसी पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, किसी पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से किसी पे 5, किसी पे 6, ठीक है। तो अलग अलग होंगे, कुछ और भी मतलब एक एक नहीं होगा, ऐसा होगा कि 10-20 होंगे जिन पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10-20 होंगे जिन पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से एक रेंज वहां पर बन जाएगी। तो दिस रेंज ऑफ एनर्जी लेवल आर नोन एज एनर्जी बैंड। तो ये जो रेंज मैंने एक्चुअल में यहाँ पर लिखी, यही रेंज हमारी क्या कहलाती है, यहाँ पर भी मैंने लिखा यही हमारी रेंज कहलाती है बैंड। और बात हो रही है अगर एनर्जी रेंज की तो वो हो जाएगा हमारा एनर्जी बैंड, और बात हो रही है फ्रीक्वेंसी रेंज की तो वो बैंड हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है, या जो भी है। विद इन एनी मटीरियल देयर आर 2 डिस्टिंक्ट एनर्जी बैंड्स in which electrons may exist like वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। मतलब हल्का सा चलो इसमें ही बता दूंगा, हाँ आई थिंक मैंने डायग्राम लिया है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है, थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर भी। चलिए, तो मैंने क्या बताया था जस्ट अभी आपको कि किसी भी मेटल की अगर हम बात करें उसमें जो एनर्जी होगी, उनको इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर जो एनर्जी होगी, उन एनर्जी को हम मेनली 2 रेंज में डिवाइड कर लेते हैं, लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, और उनको 2 बैंड्स में अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं। या मेनली अगर बोलूं एनर्जी बैंड 2 टाइप के हम यहाँ पर देखते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वैलेंस बैंड के पास और हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन जाएंगे कंडक्शन बैंड के पास, ठीक है, क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर आइदर एस्केप्ड फ्रॉम देयर एटम्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड में होंगे, या अगर मैं बोलूं वो एस्केप कर जाएंगे जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, और ओनली वीकली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, या बहुत वीकली जुड़े हुए होंगे, कनेक्ट होंगे किससे, न्यूक्लियस से, ठीक है। वही हमारे क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हम बोलते हैं। Thereby, by the electrons in conduction band may be easily moved around within the material by applying relatively small amount of energy। मतलब जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी एनर्जी है, मतलब बहुत पैसा है, ठीक है। थोड़ा सा पैसा अगर हमने और दिया उनको, या थोड़ा सा अगर हमने एनर्जी और दी उनको, तो वो फ्री हो जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे और वो फ्री हो जाएंगे रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने जैसे दी तो वो क्या हो गए, रैंडमली मूव करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, आइदर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, या टेम्परेचर को इंक्रीज करें, या बाय फोकसिंग लाइट ऑन द मटेरियल एक्सेट्रा। यानी कि जो फोटोन एनर्जी जो होती है, यानी कि लाइट से हम जो देते हैं, सोलर सिस्टम वाला आप सिस्टम जानते ही होंगे, अब तो बहुत कॉमन हो गया है वो चीजें, ठीक है। बट मच लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड। लेकिन जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, पता है उनके पास लोअर एनर्जी है, तो उनको वहां से एक्सट्रैक्ट करना है, वहां से मूव कराना है, एस्केप कराना है, तो थोड़ा सा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें वहां पर देनी होगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड आर यूजुअली इन द नॉर्मल ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि उनके पास लोअर एनर्जी एक्चुअल में वहां पर होती है। फॉर एनी गिवन मटेरियल, कोई भी अगर मटेरियल हमें जो दिया हुआ है, द फॉरबिडन गैप में बी लार्ज, स्मॉल एंड नॉन एग्जिस्ट। मतलब जो हमारा मटेरियल दिया हुआ होगा उसमें फॉरबिडन गैप, अब ये कहेंगे कि ये कौन सा गैप है, मैंने बताया ना कि जैसे जस्ट अभी मैंने बताया ये रेंज बताई है, मैंने बोला कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेरे वैलेंस बैंड में चले जाएंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो मेरे किस में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। 2 तरह के पास मेरे पास एनर्जी बैंड है। अब जो इसके बीच में बचे वो कहां जाएंगे, ठीक है, जो इसके बीच में है, तो जो मैंने रेंज डिसाइड करी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उससे बीच की जो रेंज है वही हमारा क्या कहलाता है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, या उसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं फॉरबिडन गैप, ठीक है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर, हल्का सा देख लीजिएगा यहाँ पर, आगे बाकी समझेंगे अपने तीनों टाइप के मटेरियल के लिए। एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड, इसके पास लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन, इसके पास हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो बीच की रेंज है, जैसे मान लो ईवी क्या है, वो एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वैलेंस, या मैं बोलूं वैलेंस बैंड एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी है कि इससे ज्यादा अगर एनर्जी हुई तो वैलेंस बैंड से एस्केप कर जाएगा। ईसी जो है वो लोअर एनर्जी है कंडक्शन बैंड की, कि इससे कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा ही नहीं। इसके बीच का जो गैप है वही बोलते हैं हम फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। ये एनर्जी लेवल है
यहाँ पर लोअर एनर्जी, यहाँ पर हायर एनर्जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेंज ऑफ एनर्जीज पॉजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एनर्जी गैप इन विच नो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली एग्जिस्ट, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एनर्जी बैंड गैप है। क्योंकि जो लोअर एनर्जी और जो हायर एनर्जी है बीच की एनर्जी में जो अगर होंगे तो वो कहीं ना कहीं मूव कर रहे होंगे, तो अगर हम जो वैलेंस बैंड में उनको एनर्जी दे रहे होंगे तो वो एस्केप करके कहीं ना कहीं कंडक्शन बैंड की तरफ ही मूव कर रहे होंगे, और जो कंडक्शन बैंड में होंगे वो कहीं ना कहीं एनर्जी को लूज करके वैलेंस बैंड में ही आ जाएंगे। ठीक है, रेंज ऑफ एनर्जीज पॉजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये एक तरह का एनर्जी लेवल डायग्राम आप देख रहे हैं, या एनर्जी बैंड डायग्राम आप देख रहे हैं। ये इसके बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में, किसका, मटेरियल्स का। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक सी चीजें मैंने आज आपको बताई हैं। आई थिंक आपको आज का लेक्चर पसंद भी आया होगा और साथ में समझ में भी आया होगा। चीजें पसंद आई हैं या समझ में आ रही हैं चीजें, तो बेटा लाइक जरूर किया करें और कमेंट करके जरूर बताया करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और भी बेटर करने की हम कोशिश करते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, डेमो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिलना है, 1-2 लेक्चर और आपको इस सब्जेक्ट के आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। बाकी डिटेल लेक्चर के लिए बेटा आप एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आईफोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप में देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी अगर डाउट होता है आपको, किसी तरह की कोई भी क्वेरी है आपको किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।